तुगलक डायनास्टीज़ खिलजीज़ के बाद में आती है। द लास्ट खिलजीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है और गयासुद्दीन तुगलक शाह गाज़ी कल इसके नोट्स आपके पास आ गए हैं। बेसिकली ये बलबन का स्लेव था और इसकी मदर जो थी वो एक जाट वुमन थी पंजाब की, एंड लेटर ऑन ही बिकेम गवर्नर ऑफ पंजाब, और इनका हेडक्वार्टर दीपालपुर होता था, सो ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज गवर्नर ऑफ दीपालपुर। उसके बाद में ये मंगोल इन्वेडर्स को बहुत ज़्यादा फेस करता है। मंगोल इन्वेजन, चूँकि पंजाब उस बॉर्डर एरिया पे था और अलाउद्दीन खिलजी के गया, खिलजीज़ के टाइम पे मंगोल इन्वेजन्स बहुत सारे हुए थे। सो ही वॉज वन हु फेस देम 29 टाइम्स, और इसीलिए उनको एक टाइटल मिलता है मलिक उल गाजी। गाजी इज़ का मतलब होता है सोल्जर। सो गाजी का टाइटल इनको दिया गया था, एंड लेटर ऑन फिर ये असर्फ कर देते हैं। इनका जो पुत्र रहता है वो हॉर्सेस या स्टेबल का मालिक बन जाता है, एंड समहाउ ही कंस्पायर्स टू ओवरथ्रो द खिलजीज़। इसने एक बड़ा पैलेस फोर्ट बनवाया था जिसका नाम है तुगलकाबाद। रोड्स को साफ़ करवाना चालू करा, फोर्ट्स ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चालू करा, कनाल्स बनवानी चालू करी। इसने लिकर का बनाना, शराब का बनाना और उसका बेचना प्रोहिबिट कर दिया था। दीज वर द थिंग्स। यहाँ से तुगलक डायनास्टी का एक नया कंसेप्ट समझ में आता है जो स्लेव डायनेस्टी में मिसिंग था। अब ये लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है रेवेन्यू के ऊपर। सो मेजर पार्ट जो यहाँ काम में आता है दैट वाज रेवेन्यू। ही इम्प्रूव्ड द पोस्टल सिस्टम, और साथ ही साथ में जो पहले के समय में जो रेवेन्यू के डिफ़ॉल्टर्स होते थे उनको सज़ा दी जाती थी, नाक कान काट दिए जाते थे, वो बना कर दिए उसने। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है, टैक्स को मिनिमम कर देता है, 1/10 और 1/11 ऑफ द प्रोड्यूस। कई बार हमने देखा है 60% 70% तक का रेवेन्यू लिया जाता था राजाओं के द्वारा। एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन एंड नॉट द एनहांसमेंट ऑफ द डिमांड, ये इनका मेन मोटो था कि कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए, डिमांड को ना बढ़ाया जाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देन जितने पुराने जो खुसरो शाह, हमने लास्ट टाइम कहा था कि खुसरो शाह जो थे उनको अपने आप को असर्टन करना था, इसलिए उन्होंने ख़जाना खाली कर दिया था। तो जिस जिसको उन्होंने गिफ्ट दी थी इन्होंने वापस वो गिफ्ट्स मंगवाई कि वापस कर दो। तो उसमें एक बंदे और थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया से भी इन्होंने कहा कि अपनी जो गिफ्ट्स दी गई हैं उन्हें आप वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया तो ईश्वर की तरफ से आया है और ईश्वर ने उसको खर्चा करवा दिया। सो एनी हाउ बंगाल के अंदर एक रिवोल्ट हो जाता है। ये बंगाल से वापस आ रहे होते हैं और निज़ामुद्दीन औलिया को एक लेटर लिख के भेजते हैं कि साहब मेरे दिल्ली से आने से पहले आप जो है वो वापस कर दीजिएगा। निज़ामुद्दीन रिप्लाई देते हैं दिल्ली अभी दूर है। ये जब पहुंचते हैं दिल्ली के करीब तो इनका जो छोटा पुत्र था उसने एक बड़ा समारोह का आयोजन करा होता है, जौना खान ने। उसके अंदर एक स्टेज बना था, हाथी दारू पी लेता है, हाथू नाटक कर देता है और स्टेज किसी तरह से गिर जाता है और गयासुद्दीन की मौत हो जाती है। सो प्रिंस जौना वुडन पैविलियन बनवाते हैं अफगानपुर में, जहाँ पर एक रिसेप्शन दिया जाता है कि गयासुद्दीन के लिए, जहाँ पर ये काम होता है। इनके बड़े पुत्र के साथ, महमूद खान के साथ उनकी डेथ हो जाती है। फ़खरुद्दीन जौना खान, उलुग खान, इनको वारंगल भेजा जाता है। वारंगल के अंदर रिबेलियन हो जाता है। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वारंगल को जीता गया था। जौना खान वापस आ जाता है वारंगल, उसको क्रस्ट कर देता है और नया नाम रखता है सुल्तानपुर, और लौटते में ओडिशा यानी उत्कल के ऊपर रेड डालता है। गयासुद्दीन मदद करने जाते हैं नासिरुद्दीन बंगाल के जो थे उनके ऊपर, और अल्टीमेटली वहाँ से ये जब लौट रहे होते हैं तो राजा हर सिंह देवा मिथिला के थे, इनको फोर्स करते हुए आते हैं। तो ये इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे। इनके टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद में एक सरफिरा राजा बनता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सो एमबीटी को कहा जाता है मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। सोल्जर स्कॉलर के तौर पे इसकी ब्रिंगिंग हुई थी, इसको काफ़ी कुछ चीज़ों में सिखाया गया था। खुसरो शाह के टाइम पर ये मास्टर ऑफ हॉर्सेस था। इसको उलुग खान का टाइटल दिया था इसके पिताजी ने। इसके एसेंशन में कोई ऑपोजिशन नहीं होता, ही डायरेक्टली असेंडेड द थ्रोन बिकॉज इसका एक भाई था वो पिताजी के साथ मर चुका था, एंड ही वॉज ऑल्सो अ डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने रोड्स बनवाना चालू करी, जो इनके पिताजी का काम था उसको इसने आगे बढ़वाया, दौलताबाद से सोनार ग्राम तक और फिर पेशावर तक। ये इनकी एक रोड थी जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। देन एक सिटी इसने बनाया था गंगा के किनारे। जब प्लेग फैला था तो उसका नाम दिया गया था स्वर्गद्वारी। ख़ासतौर पे यहाँ पर इसने संस्कृत के ऊपर बहुत सारा काम करवाया था कन्नौज के पास में। एंड ही ऑल्सो बिल्ड द टोम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक्स के पास बेसिकली पैसा नहीं था। खिलजीज़ का जो ख़जाना था वो लास्ट खिलजीज़ ने उड़ा दिया था। दूसरा, इनकी जो पॉलिसी थी वो कम टैक्स लेने की थी और इंक्रीज़ करने का मामला था। सो जब ये दिखता है कि अब मामले गड़बड़ हो रहे हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अरमान थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। सो ओवरऑल सबसे पहला काम जो ये करता है वो एक
डिपार्टमेंट क्रिएट करता है जिसका नाम था दीवाने को ही, वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था एज हिज फादर वॉज। देन इनके कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे बढ़ाएं, तो जो एरिया अच्छा रेवेन्यू देता था वहाँ पर इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर अकाल पड़ गया और अकाल के साथ में 1326 की बात है, 1326 के अंदर जब अकाल पड़ा तो टैक्सेशन का मामला उल्टा पड़ गया। किसानों ने कहा साहब हम खेत ज़मीन ले लो तो हम तो जा रहे हैं मजदूरी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको किसानों को वापस से रीसेटल करना पड़ा और ख़जाने से पैसा खर्चा करके उनको बीज देना पड़ा। इतनी भुखमरी थी कि लोग बीज का भी पैसा खा गए, या बीज जो दिया एक्सक्यूज मी वो भी खा गए। देन फिर इसको ये मालूम था कि बहुत सारे मंगोल अटैक्स हो रहे हैं, लगातार मंगोल अटैक्स हो रहे हैं और कभी भी ये लोग दिल्ली पर आके कब्जा कर सकते हैं। सो ही थॉट ऑफ शिफ्टिंग टू साउथ, दैट इज डेक्कन के अंदर शिफ्ट होने का प्लान बनाता है और अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है, दैट इज टू दौलताबाद या देवगिरी इन 1327। इस टाइम पर इसको ये एहसास होता है कि सोना और चांदी की कमी है जिसकी वजह से करेंसी गड़बड़ाई हुई है। सो व्हाट ही डिड, ये एक टोकन करेंसी सिस्टम निकालता है। टोकन करेंसी सिस्टम मतलब जिसकी फेस वैल्यू गोल्ड के सिक्के के बराबर हो, लेकिन उसका मटेरियल जो था इट वाज कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो लोगों के पास घरों में कॉपर और ब्रॉन्ज बहुत सारा था, लोगों ने अपने घरों में सिक्के डालना चालू कर दिए। काउंटरफेट सिक्कों की बाहर आ गई। सो अल्टीमेटली उसको ऑल ओवर इंडिया से सारे सिक्के बुलवाने पड़े। पुराना किला जो है वहाँ आगे एक मैदान को इकट्ठा किया गया, वहाँ पे वो सिक्के डंप करे गए और एक नई फोर्स इकट्ठा करी गई जिन्होंने उनको सिक्कों को सही और गलत सिक्कों को अलग अलग करना चालू करा। तो जो खर्चा करना था, जिससे वो कमाना चाहता था, उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो गया। सो टोकन करेंसी का वो एक्सपेरिमेंट भी उसका फेल हो गया। इनकी मित्रता थी इजिप्ट के राजाओं के साथ, तो इजिप्ट के राजा के साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया। एक खुरासान करके जगह थी जो कि साउथ वेस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट ईरान और साउथ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा आता है, उसको खुरासान कहते हैं। सो इजिप्ट ने कहा कि हम साउथ से अटैक करेंगे, आप ईस्ट से आना और अपन लोग वहाँ पे लूटपाट मचा के आधा आधा बांट लेंगे। ओके, ये बात हो गई इनकी और इस प्लान के साथ में इन्होंने 1 लाख सोल्जर्स की सेना खड़ी कर दी। ये जो सोल्जर्स की सेना खड़ी करी गई थी, इसको सैलरी देना थी और सारा काम जो पैसे को कमाने के लिए किया गया था वो इसलिए किया गया था। अलाउद्दीन का भी एक ड्रीम था जिसमें वो सिकंदर सानी बनना चाहता था। उसने पैसे को कमाने के लिए मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, उसने पैसे को वैल्यू को एक तरह से ख़त्म कर दिया था, हर चीज़ सस्ती कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक उतना हार्श नहीं था, इस वजह से वो ये वाले स्ट्रिंजेंट कदम नहीं उठा सकता था। खैर 1 लाख या पता नहीं कितने लाख की सेना इकट्ठी करी थी इसने, और उसके बाद फिर जब वो सेना सही काम पे नहीं लग पाती, खुरासान का एक्सपेडिशन फेल हो जाता है कि हम अब वहाँ अटैक नहीं कर पाएंगे, तो ये कुमाऊं गढ़वाल हिल्स के अंदर उस सेना को भेज देता है। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि चंद लोग बच के आए थे लाखों की सेना में से। सो दैट वाज अ डिज़ास्टर जो ये झेलता है। इसने ये 5 इसके मेजर एक्सपीडिशंस थे और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम एक बड़े ऑथर के थ्रू जानते हैं जिनका नाम था इब्न बतूता, जिनकी किताब रहला है, जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। इसने इंडिया के अंदर जब ये आया था तो काफ़ी इम्प्रेस था और उसने उसको पोस्ट दे दी थी, बट इब्न बतूता यहाँ से भागना चाहता था, तो किसी तरह से वो चाइना का एम्बेसडर बन जाता है, वहाँ से चाइना पहुँचता है और चाइना से फिर वापस घर चले जाता है। सो इब्न बतूता वॉज एन एनवॉय इन 1342 to 47 और चाइनीज़ एम्परर ने इसके टाइम पर एनवॉय भेजा था ताकि बुद्धिस्ट साइट्स को रिपेयर किया जा सके। बदायूनी इसकी डेथ पर लिखता है कि द पीपल वेर फ्रीड फ्रॉम द किंग एंड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम द पीपल। चूँकि इसके टाइम पर बहुत सारे अपहीवल्स होते हैं और उसके पहले बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ रहती हैं, तो यहाँ पर भयंकर तौर के ऊपर बवाल होते हैं, रेबेलियंस। 25 साल का इसका राज है, इसमें 36 रेबेलियंस देखता है। सबसे पहले गुलबर्गा का बहाउद्दीन था, वो रेबल करता है, जिसको फ्लेट किया जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं, सुधार दिया जाता है। फिर कौंधाना के राजा पूना के किनारे, वहाँ पर वो रिवोल्ट करते हैं, उनको हरा दिया जाता है, फिर उनको वसाल बना दिया जाता है कि ठीक है चलो तुम वापस से राजा बन जाओ। फिर बैराम ऐबा, ये मुल्तान उच्च और सिंध के थे, ये रिवोल्ट करते हैं, इनको हरा दिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में सैयद जलालुद्दीन एहसान, ये मालाबार के थे और मदुरा में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, एक्सट्रीम साउथ की बात है, वहाँ तक इसका कंट्रोल नहीं रहता, तो एक्सट्रीमिटीज़ के एरियाज़ के अंदर जल्दी से राजा आज़ाद हो जाते हैं। एंड ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम देयर। आमिर हुलाजू लाहौर के थे, ये वहाँ पर रिवोल्ट करते हैं, ही वॉज ऑल्सो किल्ड। देन 1335-36 में मलिक हुशंग, ये दौलताबाद के गवर्नर थे, इनको सबमिशन दे दिया जाता है, फिर इनको माफ़ कर दिया जाता है। देन बंगाल अली मुबारक के अंडर 1330-1331 के अंदर आज़ाद हो जाता है वापस से, जिसको इनके पिताजी ने जीता हुआ होता है।
1337-38 में निज़ाम माइन ऑफ कारा, इलाहाबाद के पास का इलाका है, यहाँ पर ये हरा दिए जाते हैं। नुसरत खान बिदर, ये इनको भी हरा दिया जाता है। अली शाह गुलबर्गा के, इनको हरा दिया जाता है और इनको गजनी भेज दिया जाता है। मंगोल अटैक, एक तरमा शीरीन था, वो लगातार अटैक करता है और पंजाब तक पहुंच जाता है और मंगोलों का काफ़ी बड़े एरिया के अंदर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। 1336 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायनास्टी इवॉल्व होती है, स्टेट इवॉल्व होता है विजयनगर का। इसके अंदर हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और वो विजयनगर को आज़ाद करा लेते हैं। देन अर्लियर दे वेर सपोर्टर ऑफ कृष्णा नायक, बाद में ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बाय द नेम ऑफ विजयनगर एस्टैब्लिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगिरी का रिवोल्ट होता है, लोगों के द्वारा किया जाता है 1345 में। साथ ही साथ में आमिर सादा, ये सेंचुरियंस कहलाते थे। इनफैक्ट ये मर्सिनरीज थे, जो विदेशी थे, ये सारी फोर्सेज में रहा करते थे। इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी राजा को अगर लगता था कि हाँ ये सोल्जर अच्छा है, तो वो कहीं का भी हो, उसकी नेशनलिटी कोई सी भी हो, वो उसको खरीद लेता था या वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में रखता था। तो आमिर सादा का, फॉरेन नोबल्स का रिवोल्ट होता है गुजरात वाले बेल्ट में, और उसके बाद में साउथ इंडिया की नई डायनास्टीज खड़ी होती हैं। फॉरेन नोबल्स जो ये आमिर सादा थे, ये देवगिरी के ऊपर कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे बहमनी किंगडम बनती है। और इसके अंदर बरार, खानदेश और मालवा वाला रीजन था। गुजरात के अंदर एक बंदा था जो तागी नाम का था, ये रिवोल्ट करता है एंड रिवोल्ट करते हुए गुजरात से लगा हुआ हिस्सा है सिंध पहुंच जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक उसका पीछा करते हुए सिंध पहुंचते हैं। वहाँ पे थट्टा नाम की जगह पे उसकी डेथ हो जाती है। और लास्ट में इन्होंने बीच में एक और काम किया था, नागरकोट को भी जीता था इन्होंने 1337 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा था जो रिवोल्ट करता है, वो अवध का था, आइन उल मुल्क 1340 के अंदर। इसका जो रिवोल्ट है, इसने रिवोल्ट किया, ही वॉज पार्डन इसलिए कर लिया क्योंकि ही वॉज अ हाईली लर्नेड स्कॉलर एंड अ वॉरियर। और इन्होंने मुनशहात ए महरू और इंशा ए महरू नाम की किताबें लिखी हैं, जिसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है फिरोज शाह तुगलक के रीन का, जो इनका भाई था, कज़न था, और इनके बाद राजा बनता है। फिरोज शाह तुगलक डेथ के बाद में अब ये सवाल उठता है कि किसको राजा बनाया जाए। तो फिरोज शाह का नाम आता है, बट बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे कि बोले नहीं, इसका राजा नहीं बना सकते क्योंकि इसकी माँ जो है वो मुसलमान नहीं है, टर्क नहीं है, या समथिंग लाइक दैट वाला मामला उठता है। बट एनी हाउ ही गॉट सपोर्ट और फिरोज शाह तुगलक राजा बन जाता है। फिरोज अपने आप को सबसे पहली बार डिप्टी ऑफ खलीफा, जो इजिप्शियन किंग थे जिनसे मोहम्मद बिन तुगलक की भी अच्छी दोस्ती थी कि चलो खुरासान जीतेंगे, उनको अपना मतलब खुद को अपने आप को उनका डिप्टी बनाता है, डिक्लेयर करता है, और खलीफा का नाम कॉइन्स पर आना चालू हो जाता है। लास्ट 2 एबल एल्डर सन्स इसके जो थे वो पहले ही मर जाते हैं, तो तीसरे बेटे को मरने से पहले ये नॉमिनेट करता है बाय द नेम ऑफ क्या लिखा है, एंड लॉस्ट टू फिरोज, एंड लेटर ऑन इनका ग्रैंडसन फिर नॉमिनेटेड होता है बाद में। इनका एक प्राइम मिनिस्टर था, हु वाज अ कन्वर्टेड ब्राह्मण, खान जहां मकबूल, एंड ही हैड अ माइटी रोल इन द नियर फ्यूचर। फिरोज शाह तुगलक के बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे वो। फिरोज शाह तुगलक ने ये देखा कि मेरे पास खजाना नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सो न तो मैं ये जो टूट के अलग हो रहे हैं इनके ऊपर कॉन्कर कर सकता हूँ, और न ही मैं उनसे लड़ने की क्षमता रखता हूँ। व्हाट ही डिड इंस्टेड कि बोले मुझे जो डेवलपमेंट करना है, आई विल डेवलप विद सर्टन डिपार्टमेंट्स। तो पहला काम जो ये करता है वो स्टार्ट करता है एक दीवान बंदगान स्लेव डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। दुनिया ऑल ओवर इंडिया से, नॉट दुनिया भर से, लाख के ऊपर स्लेव्स के आसपास ये भर्ती कर लेता है, उनको सिर्फ खाना पीना देना रहता है, और उनसे ये कंस्ट्रक्शन करवाना चालू करता है। सो अगर हम शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोलते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को मेडिएवल हिस्ट्री का माइटीएस्ट बिल्डर बोला जाना चाहिए। इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी बना देता है, वजेहा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। वजेहा सिस्टम का मतलब होता है नॉन पेमेंट ऑफ कैश टू कैरी, एंड विलेजेस वेर गिवन टू देम। उनको नौकरी पे रखा, बोले हम आपको ये नहीं दे सकते, आपके गांव ले लीजिए, तो वो वजेहा सिस्टम भी आ जाता है एकता के साथ में। दीवाने बंदगान में कहा जाता है 2.25 लाख के आसपास स्लेव्स थे। साथ ही साथ में जो गरीब बच्चे होते थे, गरीब बच्चियां होती थी, उनकी मैरिज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, विडोज के वेलफेयर के लिए एक नया डिपार्टमेंट शुरू करता है जिसका नाम था दीवान खैरात। थियोलॉजियंस को ये अपॉइंट करता है हायर पोस्ट के ऊपर, एंड ही वाज हाईली इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम, हिंदूज एंड सूफीज ऑल्सो। सो एक्सट्रीम कट्टरपंथी को फॉलो करने वाला बंदा था। मुस्लिम वीमेन वेयर बार्ड फ्रॉम गोइंग टू मौजोलियम्स, दैट इज जो संत लोगों की ग्रेव्स होती हैं वहाँ जाना बैन कर देता है। वाटर टैक्स स्टार्ट करता है इसके साथ, दैट इज हक ए शर्ब और हासिल ए शर्ब, और इसके अलावा जो उस टाइम पर ये टैक्स लेता है, खराज, खम्स और उश्र, ये तो पुराने टैक्सेस हुआ करते थे। ये हेयरलेस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाता है, तरकत उसको नाम देता है। ज़कात और जजिया भी पहले चल रहे थे।
इसका जो मेन आर्किटेक्ट था वो था मलिक गाजी शाइनान और अब्दुल हक। इन दोनों को यूज़ करते हुए ही बिल्ट सेवरल कनाल्स। सो यमुना से हिसार तक, सतलज से घाघरा तक, मानदेवी से सिरमौर से हांसी तक, घाघरा से फिरोजाबाद, यमुना से फैजाबाद, यहाँ तक की सारी कैनाल्स खड़ी करता है। क्वालिटी ऑफ कल्टीवेशन को बनवाता है, सुपीरियर क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करता है, गार्डन्स बनवाता है, कहा जाता है 1200 गार्डन्स इसने लगवाए थे। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद दैट इज कोटला फिरोज शाह दिल्ली, फिरोजपुर नियर बदायूं, ये सारे नए शहर बनवाता है। 2 शहरों को इंप्रूव करता है और नया नाम डालता है। इकदाला का नया नाम रहता है आज़ादपुर और पांडुआ को फिरोजाबाद नाम देता है। 2 पिलर्स अशोका की ये दिल्ली लेकर आता है, एक टोपरा से और दूसरा मेरठ से। देन एक पैलेस फोर्ट बनवाता है फिरोजाबाद का, कहा जाता है इसने 30 महल बनवाए थे, 4 मॉस्क्स बनवाई थी, 200 कारवा सराय बनवाई थी, 5 रिजर्वायर बनवाए हैं, 100 टोम्स हैं, 10 बाथ्स हैं, 10 मॉन्यूमेंटल टूम्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस हैं। एग्जॉस्टिंग लिस्ट है, बट ए एल श्रीवास्तव जो है वो काफ़ी सारा काम देते हैं इसमें। इसने एक हॉस्पिटल भी बनवाया था दिल्ली में जिसका नाम था दारुल शिफा या बीमारिस्तान या शिफा खाना। इसी के टाइम में चूंकि ये फैनाटिक था और थियोलॉजियन के अंडर में था, तो टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी और ज्वालामुखी का टेम्पल इसके टाइम पीरियड पे तोड़ा जाता है। लिटरेचर के टाइम बहुत बड़ा काम हुआ है, कुछ लोगों का तो पहले ही बता दिया हमने। उसके बाद फिर फतवाए जहांदारी बरनी की लिखी है, तारीख फिरोज शाही लिखी हुई है, फुतूहात ए फिरोज शाही ऑटो बायोग्राफी है जो इसने खुद ने लिखी। इसने बहुत सारी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उठाकर ट्रांसलेट करवाया। इसके बाद में इसका पुत्र, 2 बेटों की तो पहले ही डेथ हो गई थी। तुगलक शाह दैट वाज सन ऑफ फतेह खान दैट इज ग्रैंड सन ऑफ फिरोजुद्दीन, वो बैठता है बाय द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक II 1388 में। प्लेजर लविंग था, इनएक्सपीरियंस था, लोगों ने उसको हटा दिया तुरंत और अबू बकर नाम के बंदे को राजा बना दिया। अबू बकर वाज सन ऑफ जफर खान 1389 में। अबू बकर को रिप्लेस कर देता है मोहम्मद दैट इज सन ऑफ फिरोज, जो पहले कभी सुल्तान फिरोजुद्दीन का डेप्यूटी हुआ करता था, एंड ही हिमसेल्फ क्राउन एट सामना। कंटेस्ट होता है दोनों के बीच में और अबू बकर हार जाता है। अबू बकर जब हार जाता है तो प्रिंस मोहम्मद राजा बन जाते हैं और 4 साल का राज रहता है। 4 साल में कुछ काम नहीं कर पाते। खिलजीज के साथ भी यही हुआ और तुगलक्स के साथ भी यही हुआ, बहुत जल्दी जल्दी राजा बदले। राजा जब जल्दी बदलता है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। देन इसके बाद में हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह राजा बनता है जो मार्च 1395 में मर जाता है और उसके बाद 2 लोग राजा बन जाते हैं एक ही टाइम पीरियड पर, नासिरुद्दीन महमूद जो मोहम्मद का सबसे छोटा बेटा था और नुसरत शाह जो फतेह खान का जो फिरोज का पोता था। तो 2 लोग राजा बन जाते हैं, एक दिल्ली में और एक फिरोजाबाद में। इसके बारे में बदायूं लिखते हैं कि दे लिव्ड एंड क्वारल्ड लाइक द किंग्स ऑफ द गेम ऑफ चेस। इसके टाइम पर तिमूर अटैक करता है 1398-99 में। चगताई टर्क था, टर्को मंगोल कह सकते हैं आप उसको। समरकंद का राजा था और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को हरा देता है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद यहाँ से भाग जाते हैं, दिल्ली को तहस नहस कर दिया जाता है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बेल्ट को तिमूर पंजाब की तरफ से आया था और कश्मीर होते हुए रिटर्न करता है और उस पूरे बेल्ट को वो तहस नहस करके ख़त्म करके चला जाता है। ये कहा जाता है कि तिमूर जब यहाँ से लौटा था तो सबसे छोटे से छोटा सोल्जर अपने साथ 20 स्लेव्स लेकर गया था। इतने सारे लोगों को ये लेकर जाता है। मलिक सरवर एक यूनिट थे, ये टाइटल लेते हैं सुल्तान उस शर्क और शर्की डायनास्टी को एस्टैब्लिश करते हैं जौनपुर में। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके डायनास्टी के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने कि यूनिक की कैसे डायनास्टी होगी। वो अडॉप्टेड सन से चलेगी। दैन जफर खान गुजरात में ब्रोकअप हो जाते हैं। मालवा और खानदेश इस टाइम पर आज़ाद हो जाते हैं, जिनको हमको लेना है, मालवा की सल्तनत और खानदेश। खोखर्स पंजाब में रिवोल्ट कर देते हैं। ग्वालियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। बयाना और कालपी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तिमूर के इंसर्जेंस के बाद छोटा सा महमूद और उसके पीएम के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, पीएम की डेथ हो जाती है एंड अल्टीमेटली महमूद की भी डेथ हो जाती है 1413 में। और इस टाइम पर एक ब्रीफ टाइम के लिए एक दूसरा बंदा राजा बन जाता है, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी लोधी वंश का नहीं है, ही इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन बट ही इज़ देयर। दौलत खान लोधी फिर से यही नाम हमको मिलेगा जब बाबर का टाइम पीरियड रहेगा। सो बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। सो इसको हम जो सल्तनत का टाइम पीरियड है, इसमें फिर बाद में मैंने एक चार्ट दिया है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं। ये वाला जो चार्ट है इसको इसी तरह से करना है। ये एक सैम्पल बना के रखा है, ये पेज नंबर 5 के ऊपर है कि कब कब कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस किसने बनाया था, किस काम के लिए था। ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस में और प्री में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है किस काम के लिए किसने क्या बनवाया था।
दैट इज़ डिपार्टमेंट वाला काम। और अगर उन्होंने उस चीज़ को बदला भी है तो वो किस तरह से। दैन फिर हम लोगों ने बहुत सारे शहर देखे हैं। सो यहाँ पर एक चार्ट है जिसके अंदर सारे शहरों के नाम हैं कि जो मॉडर्न दिल्ली है उसके अंदर अलग अलग राजाओं ने कब कब कहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ क्रिएट की थी। सो गो थ्रू दैट, क्योंकि कल हम लेंगे इसका जो बहमनी है, जो इस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे टूट के बना था, बहमनी, और बहमनी के बाद में 5 स्टेट्स जो साउथ इंडिया के होंगे, डेक्कन सल्तनत कहलाएंगे उनको, दैन विजयनगर एम्पायर, मालवा सल्तनत और खानदेश। इसको हम कल देखेंगे ईश्वर ने चाहा तो। गॉट इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। 4 लोग हो, नानू गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग, हमदा गुड इवनिंग, रिची गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, वेलकम। रिवाइज रिवीजन अच्छे से करते चलो, जितना अच्छा रिवाइज करोगे उतना आसान होगा, बार बार करते रहो, काम आसान होगा।